हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई पढ़ाई। आई होप ठीक होंगे आप लोग सब। पिछली क्लास में हम लोग होल कंसेप्ट पढ़ रहे थे और उसका बेसिक आइडिया हम लोगों ने ले लिया था। आज की क्लास में हम लोग आगे करेंगे उससे, ठीक है ना। देखो, हमने जो पढ़ा था एक बार उसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले मोल की बात करते हैं। मोल क्या होता है? मैंने मोल के बारे में आपको बताया था, तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक पार्टिकल एस्पेक्ट होता है, एक मास एस्पेक्ट होता है, एक वॉल्यूम एस्पेक्ट। तो कोई भी अगर एक मोल है, पहली बात तो मोल क्या है? क्वांटिटी है, एसआई यूनिट है। अमाउंट, किसी भी चीज का अमाउंट हम मोल की टर्म्स में बताते हैं, है ना। मोल का मास जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास अगर वो एटम्स का मोल है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर वो मॉलिक्यूल्स का मोल है। ग्राम हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब भी आपको एटम मॉलिक्यूल्स के केस में ग्राम दिखा मिलेगा, तो वो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि वो मोल का मास दिया हुआ है। एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास तो ग्राम्स में हो। तो सिंपल सी बात है, मोल्स के मास को अगर एटम्स का मोल है तो हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल्स का मोल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं मोल की बात करूं वॉल्यूम के टर्म्स में, तो अगर वॉल्यूम दी हुई हो आपको किसी भी एक मोल गैस की, एसटीपी या एनटीपी पे, एसटीपी एनटीपी के बारे में भी बात करी थी हमने, तो वो 22.4 लीटर होगी। फिक्स है कि अगर एक मोल गैस है एसटीपी पे तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होगा, कंप्लीटली फिक्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वॉल्यूम की तरह फिक्स है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0.63 इंटू 10⁻20 एवोगैड्रो नंबर, दिस इज फिक्स्ड। सिर्फ एक ये चीज है जो कि मास फिक्स नहीं, क्योंकि मोल किसका है उस पर डिपेंड करता है। अगर मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करके आप जीएमएम निकालोगे। अगर मोल सिर्फ कार्बन का है तो कार्बन का जीएमएम होता है 12 ग्राम। लेकिन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स की बात करो, अगर वो एक मोल है तो फिक्स रहेंगे 22.4 लीटर्स और एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाल के देखा था। बहुत सिंपल फॉर्मूला था। जिस एस्पेक्ट में क्वेश्चन बात कर रहा है हम उसी एस्पेक्ट में फॉर्मूला बना देंगे। अगर क्वेश्चन ने हमें गिवन मास दिया है तो हम उसे जीएम या जीएमएम से डिवाइड कर देंगे, गिवन दैट कि हमें एटम्स का मोल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स का दिया। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से उस क्वेश्चन को या उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। अगर आपको वॉल्यूम दी जाए एसटीपी में, तो सबसे पहली चीज तो यूनिट का ध्यान रखेंगे, उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे और 22.4 से डिवाइड कर देंगे। यानी जिस एस्पेक्ट में क्वेश्चन बात करेगा हम ठीक उसी एस्पेक्ट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो, मोल्स जो है ना बहुत ईजी टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल। तो इस चीज़ को ऐसे समझ के चलना कि आप लोग बहुत बेसिक चीज़ सीख रहे हो, और इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री को समझना बहुत टफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यही सारी बात है, यही सारा कंसेप्ट। फॉर्मूले को, उस कंसेप्ट को अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो आता है, वरना तो सब कुछ एक ही बराबर है, फिर तो पढ़ा नहीं पढ़ा एक बात हो गई। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं मन। देखो, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ए बी सी तीन पार्ट है, बड़ी आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले ए पार्ट करके देख। सबसे पहले ए पार्ट कर रहे हैं। देखो, आपको क्या दिया हुआ है? 0.18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन। इस हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर हमें मास दे रखा है तो हम ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सोचने की बात नहीं है देखो, सिंपली सिंपली अगर मैं बात करूं तो C6H12O6, इसका आपको पीएमएम जो कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और ये निकालना बड़ा आसान है। कार्बन का 6 एटम्स दिए हुए हैं, हर एक का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन के 12 एटम्स दिए हुए हैं, हर एक का मास होता है 1। और ऑक्सीजन के 6 एटम्स दिए हुए हैं, हर एक का मास होता है 6। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। सिंपल है, बहुत आसान सी चीज़ है, तो आप लोगों ने पहले भी सीख रखी होगी। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंबल होता है ना वो एन होता है। इसमें बिल्कुल नहीं करनी है, याद रखनी है। अब एन जो है कैसे आएगा? 0.18 मैंने क्या रखा? जो मुझे गिवन मास दिया हुआ मैंने फॉर्मूले में रख दिया। और जो मैंने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा है, जिसको मैं जीएमएम कहता हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उससे डिवाइड करा। सॉल्व करूंगा, आंसर कितना निकल के आएगा? 0.01 मोल। ठीक है ना। इजीली कर लोगे, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी। सिंपल था। सेम इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हटा रहा हूँ इस चीज। जो लोग साथ में नोट करते हो या नोट्स बनाते हो ना बेटा, आप लोग प्लीज
तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जैसे ही आपको मौका मिले पॉज करो और नोट कर लो। मेरी तरफ से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना मैं कहूँगा कि अब नोट, हम उस तरीके से नहीं पढ़ते, सब कुछ आपको अपने बेसिस पे नोट कर, मैं मेरा काम यहाँ बोर्ड पे करता हूँ, जितना हो सकता है आपको समझाने की कोशिश। एनीवेज, दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो आप लोग खुद सोच के बताओ आपकी बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए ना भाई, अगर मोल मेरा मॉलिक्यूल्स का है तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल्स, अगर मोल मेरा एटम का है तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे एटम्स। तो पार्टिकल एक जनरल बात हो गई उनके बारे में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आ गया क्वेश्चन, ये रहा बी पार्ट। देखो सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं आपको, 24.092 इंटू 10⁻20। एवोगैड्रो नंबर याद कर लो, सपनों में भी एग्जैक्ट वैल्यू याद रहनी चाहिए सबको, ऐसा भी नहीं कि सपने के अंदर आप लोगों ने बोल दिया कि सर याद नहीं, लेकिन यहाँ याद होनी चाहिए, सपनों में भी याद होनी चाहिए, तभी याद होगी। और दूसरी चीज सिंपल बात है, 6 के आगे 0.23 है ना, ये कैलकुलेशन में कोई खास इंपैक्ट नहीं लाता है, 0.023 है। तो ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, इस चीज को जब भी कैलकुलेशन करो इसको 6 मान के कर लेना, ठीक है ना, इजी रहेगा। यहाँ तो ये 6 4 24 कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है, ये भी पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 23 4 92, और यहाँ से आपने इसको काटा तो ये कितना आ गया, 10⁻1 आ गया। सिंपल आंसर कितना निकल के आया मेरा, 40 मोल्स। सिंपल था क्वेश्चन, सिंपली अपन ने आंसर निकाल लिया। बात घूम फिर के वहीं आती है बेटा कि आपको जिस एस्पेक्ट में क्वेश्चन बात करेगा, अगर आपको ग्राम्स में दिया है तो ग्राम्स में बात करो, यानी मास को तो मास से डिवाइड कर दो, पार्टिकल्स दिए तो एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम दिया है तो 22.4 लीटर, है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखो, अब की बार आपको क्या दिया गया है, 33.6 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटी। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, यहाँ पर अपने को 33.6 लीटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 22.4 से, फॉर्मूला यही कहता है, हमने यही समझा है, मोल है। अब दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, अगर ये एसटीपी नहीं है ना यहाँ पर, तो आप इसकी वॉल्यूम या मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, इसके बारे में हम अलग चैप्टर में बात करेंगे, 11th क्लास का टॉपिक है, फिर कभी के लिए छोड़ देते। लेकिन जब भी आप मोल्स निकालने की कोशिश करें, और ऑब्वियसली जब आप इस फॉर्मूले से मोल्स निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल ध्यान रखें क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दी गई हो वो या तो एसटीपी पे हो या एनटीपी पे हो, एसटीपी एनटीपी एक ही बात है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होना जरूरी है, वरना हमारा ये फॉर्मूला जो है वहां पर इनएक्यूरेट रिजल्ट्स लेकर के आता। इससे इसको काटोगे ना तो ये 1.5 मोल आ जाएंगे। कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप लोग, मैं मानता हूँ कर लोगे, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ ये समझने के लिए कि फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे रखनी है। बात बड़ी सिंपल है, एस्पेक्ट में बात करी जाए उसी एस्पेक्ट का फॉर्मूला यूज किया, लेकिन तब क्या करें जब क्वेश्चन दो अलग अलग एस्पेक्ट के बीच में एक लिंक बना दे क्वेश्चन के, जैसे कि इस क्वेश्चन के कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ मीथेन गैस। यहां पर क्वेश्चन को बहुत थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, कैसे, हम पढ़ते आए हैं ये कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने, डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब गिवन मास हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं मुझे क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ मोल्स, उल्टा भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो मैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकता हूँ, कुछ सिंपल चीज है वो आप सब लोग जानते होंगे, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। यहां पर आपको किस किस पैरामीटर के बीच में लिंक दिखाया हुआ है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, और किसके बीच में लिंक है, वॉल्यूम एट एसटीपी पे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में लिंक बिठाने की कोशिश कर रहा है अपना क्वेश्चन। तो अपन क्या करते हैं, जिन दो पैरामीटर्स के बीच में लिंक है ना, उन्हीं दो के फॉर्मूले को उठा लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, इन दोनों को ले लेता हूं मैं, है ना, यही लिख देता हूं मैं, जो भी मेरा फॉर्मूला था, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एस एस अपॉन
कुछ बच्चे जो लोग मोल को समझते हैं वो सोच रहे होंगे सर कितने बकवास क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ। ऐसा नहीं है बेटा। मेरी जो कोशिश अभी चल रही है वो ये है कि जिन बच्चों को मोल्स आता है उनका एक ब्रश अप सा हो जाए, और जिन बच्चों को नहीं आता है ना उनको बहुत सिंपली ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि मोल कितना इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने होते हैं, बस। तो 2 वीडियो की बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट अपॉन 24 लीटर। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन के लिए। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है अपने से। वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, क्वेश्चन को मैं ऑल्टर कर देता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, सॉरी एवोगैड्रो नंबर को मैं RHS लेकर के आ गया। अब कुछ नहीं करना, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 11.2 से डिवाइड हो रहा है 22.4 से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, सॉरी मुझे याद है, इसको कैंसिल आउट किया, ट्वाइस किया, इसको कैंसिल आउट किया, 3.0115 3.012, आपका आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया? 0.01 10 to the power 20। ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक चीज और सिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से सीख, समझ में आ जाएगी। एक डजन की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 12 पीस होते, किसी भी एक डजन में 12 पीस होते। किसी भी एक डजन में 12 पीस होते हैं। अगर मैं डजन डबल करूंगा तो पीस भी डबल हो जाएंगे, यानी 2 डजन में 24 पीस हो, 3 में 36, 4 में 48 एंड सो गोज ऑन। ऐसे ही मान लो अगर मैं किसकी बात करता, पेयर की बात करता, तो एक पेयर में 2 आइटम होते हैं। 2 पेयर में कितने होंगे? आप बोलोगे सर 4 होंगे। 6 में कितने होंगे? 12 होंगे। 8 में कितने होंगे? 16 होंगे। तो सिंपल है, हम इस तरीके से देख लेते हैं। वैसे ही एक मोल में कितने होते हैं? Na पार्टिकल्स होते हैं। आप बोलोगे 2 मोल में सर कितने होंगे? बेटा सिंपल है ना, 2 इंटू Na कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा अगर मैं बोलता 1 मोल का मास GMM है, तो बताओ 2 मोल का कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ट्वाइस इंटू GMM कर लो ना। अगर 2 mm है तो सीधा काम चल रहा है। 1 मोल का मास 1 मोल का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर है, 2 मोल पे कितना होगा? 44.8 लीटर। क्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है इन चीजों? कर सकते हैं ना हम इस तरीके से। यानी मोल का डायरेक्ट लिंक है पार्टिकल से। अगर मोल डबल हुए तो पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे, GMM भी डबल हो जाएगा और वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। यही कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट, आप इस तरीके से रिलेट करना सीखें। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन लेवल पे, जो मोल कंसेप्ट से मेजरली उठ करके आता है डायरेक्ट लेवल पे, वो इस तरीके का क्वेश्चन है ना। इससे ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन ज़्यादा दिखने को नहीं मिलते हैं, होते हैं तो वो किसी और टॉपिक के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उस टॉपिक के साथ करेंगे। अभी मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन यही है, यही प्रोटोटाइप है, इसी टाइप का देखने को मिलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको इससे अलग दे दिया जाए। देखते क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है? तो बेटा देखो, मैंने कहा 5 एटम ऑफ कार्बन, और यहां पर लिखा मैंने, यहां पर लिखा मैंने 2 एटम ऑफ, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी बताने में दिक्कत होगी। आप बोलोगे सर 5 एटम यहाँ ज्यादा है वहां पर कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने बोला 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। देखो यहां पर भी मैं ऑक्सीजन ही लिखता हूं ताकि एक और चीज समझा पाऊं आप। जब मैंने एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है ना, इसका मतलब मैं यहाँ O की बात कर रहा हूँ। जब मैंने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब मैं यहाँ O2 की बात कर रहा हूँ। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब आपको पूछा है कि इनमें से एटम किस में ज्यादा है? 3 मॉलिक्यूल CO2 में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है या 3 मॉलिक्यूल O2 में? देखो 3 टोटल मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? आप बोलोगे 3, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, 9 निकल के आएंगे। तो 3 ही यहाँ पर है मॉलिक्यूल्स, और एक में 2 एटम है तो यहाँ पे 6 आएंगे, यहाँ ज्यादा हो गए।
यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता होने से नंबर ऑफ एटम पता नहीं चलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ बराबर है, पर फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ एटम्स वेरी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर रहे थे। ये एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इसको सॉल्व करते हैं। वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जितना भी ऑप्शन दिया है ना इसने, ए बी सी डी, सब में मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। यहां पर भी इसने जो वॉल्यूम दी है वो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल की दी है। यहां पर भी इसने जो मास दिया है वो लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल का दिया है। यहां पर भी 44 ग्राम CO2 का दिया है। CO2 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, वाटर अपने आप में H2O है, एक मॉलिक्यूल है, इट इज नॉट एन एटम। 0.5 मोल्स जो यहाँ ऑक्सीजन गैस के दिए हैं, ऑक्सीजन गैस मतलब O2, ऑक्सीजन गैस गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है ना, तो O2 के दिए हैं। यहाँ भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, तो एटम डायरेक्टली नहीं निकल के आएंगे। जब भी मैं, जैसे मैं यहाँ पर था, मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर ये 1 मोल एटम का है तो इसका मतलब उसमें Na एटम्स प्रेजेंट है, Na नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगर ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का है तो उसमें Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का है तो उसमें Na इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहां पर जो आपको मोल्स दिए गए हैं उनसे आप मॉलिक्यूल्स तो निकाल लेंगे फॉर्मूला से, लेकिन एटम्स के लिए एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन की एक एडवांस पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है सिर्फ इस एटम को देखते हुए। अब देखो करना क्या है हमें, इसी पेज पे करवाने की कोशिश। है ना। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए पार्ट देखो। ए पार्ट में मुझे 44 लीटर्स दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकाले मैंने, 44.8 को 20 से डिवाइड किया, मेरे 2 मोल्स। अब मुझे क्या करना है, पार्टिकल्स निकालने हैं। पार्टिकल्स निकाल लूंगा तो मैंने सबसे पहले पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल निकाल लिए। मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले, 2 को Na से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद में एटम्स निकाल लिए। एटम्स कैसे निकाले, जो मेरे मॉलिक्यूल्स, अब ये इतने मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 2 इंटू Na, ठीक है। अब वाटर वेपर का मॉलिक्यूल है यानी H2O है। एक H2O में कितने एटम्स है आप बोलोगे, 3 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम स्टेप मैं बी के लिए करूंगा। बी में देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे, 27 ग्राम्स आपको दिया हुआ है गिवन मास, 18 होता है मोलर मास, इसको कैंसिल आउट किया, 1.5 मोल्स आ गए आप। मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, मॉलिक्यूल्स आप निकालोगे 1.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा। फिर आप एटम्स निकालोगे। एटम्स कैसे निकालेंगे, वही चीज, 1.5 इंटू Na, ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक H2O में 3 एटम्स है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब सी पार्ट में देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। गिवन मास दिया हुआ है 44 ग्राम्स, और मोलर मास भी 44 ही होता है CO2 का, आप निकालोगे 1 मोल निकल के आएगा। क्या मतलब इसके मॉलिक्यूल्स कितने हुए, आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल्स इसमें निकल के आए 1 इंटू Na। और एटम्स की बात करूं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स है, आप बोलोगे सर एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन यानी 3 एटम्स है। तो टोटल Na मॉलिक्यूल्स थे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और जो डी पार्ट है मेरा, उस डी पार्ट की बात करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, देखो 0.5 मोल्स दिया हुआ है ऑक्सीजन, सीधे नंबर ऑफ मोल्स तो तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब तुमने क्या करा, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। मॉलिक्यूल्स कितने आए, 0.5 इंटू Na। और फिर तुमने क्या करा, एटम्स निकाल लिए। एक ऑक्सीजन में कितने एटम्स है बेटा, तो आप बोलोगे सर 2 एटम्स है, तो 0.5 Na में कितने हो गए, 0.5 Na। मैंने सबके एटम्स निकाल लिए अब। और अब आप मुझे इजीली बता सकते हो, यहाँ पर आएगा 4.5 Na, यहाँ पर आएगा 3 Na, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा 1। तो मेरे हिसाब से अब आप सबके लिए बताना बड़ा आसान हो गया
किस में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, किस में एटम्स ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है नंबर ए में, दिख रहा है सबको 6 एन ए, उसके बाद 4.5 एन ए यानी बी, फिर सी और लास्ट में डी। लेकिन ये तो तरीका हुआ कब करने का, जब मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल है, मैं आराम से कर रहा हूँ, पहले मोल्स निकाले, फिर मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर एटम्स निकाले। लेकिन कंपटीशन में हमारा टाइम भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स निकल के आता है कि टाइम को बचाना बहुत जरूरी है। इसी क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो चारों ऑप्शन में आप ऑलमोस्ट सिमिलर कैलकुलेशन लगा रहे हो, तो उस स्टेप को रिमूव करने की कोशिश करो जो यहाँ सबसे कॉमन है। जैसे मुझे पता है कि डजन्स अगर मल्टीपल होंगे, एक डजन में अगर 12 पीस है तो 2 में 24 होंगे, 3 में 36 होंगे, 4 में 48 होंगे, सिंपल बात है। इसी तरीके से एक मोल में एन पार्टिकल्स है तो 2 में ट्वाइस एन होंगे, 3 में थ्राइस एन होंगे। यानी मैं बात अच्छी तरह जानता हूं, जितने नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर नंबर ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, या फिर मास ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। उस क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मैं सब में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, मॉलिक्यूल्स नहीं निकालूंगा, मॉलिक्यूल्स वाला स्टेप कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इतने नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। सब में मैंने कॉमन कैलकुलेशन करी है, इंटू एन ए, इंटू एन ए, इंटू एन ए और इंटू एन ए, सब में कॉमन कैलकुलेशन को हटा दूंगा मैं। बल्कि मैं क्या करूंगा, मैंने सीधे मोल्स निकाल लिए, कितने आ गए मेरे मोल्स, 2 आ गए। मेरे मॉलिक्यूल्स निकालने के बजाय मैं क्या करूंगा, एटम्स की बात करूंगा ना जब भी, तो मैं एटम्स को सीधा लिख दूंगा, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 3 इंटू 2 6। यानी जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें उतने ज्यादा नंबर ऑफ, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उसमें उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल। ये बात हो गई तय, क्लियर कट, खत्म। तो जब हम उस तरीके से करेंगे, हमने सीधा देखा इसमें मोल्स इतने हैं, तो हम सीधा निकाल देंगे क्वेश्चन को बिना की फालतू की कैलकुलेशन करे। जैसे कि अगर क्वेश्चन को अपन देख रहा, अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं, मैंने यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन कर दिया है। अब आप मेरी बात और अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या बताने की कोशिश। तो अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, मुझे अब कुछ भी नहीं करना, किसी में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट ही नहीं करना है, किसी भी एक के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट ही नहीं करना है मुझे, मतलब ही नहीं है मुझे। मुझे पता है कि जिसमें जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसमें उतने ही ज्यादा क्या निकल के आएंगे, मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम करना है, देखो वापस देखना, बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें 2 मोल्स हैं, इसमें 1.5, इसमें 1, इसमें 0। आप बहुत सिंपली बता सकते हो सर जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है ना उसी में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स, ये बात तय है। इसमें सबसे ज्यादा मोल्स है तो इसके सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स निकालते वक्त थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होगी, मैं जानता हूँ कैसे करनी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कैसे। तो ये एटमोस्ट लेवल है जो कि मोल्स का जाता है ना। इससे ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन आई डोंट थिंक बनता होगा, और बनता भी होगा तो वो किसी और टॉपिक के साथ इंटरमिक्सड होके बनता है, तो हम उस टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, है ना। अब एक बोनस राउंड देख लो। बोनस मतलब कि एक दो और चीज़ें जो मोल से रिलेटेड रहती है, जैसे कि ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ना, वो 1 फैराडे कहते हैं। सारी बात कहते हैं 1 फैराडे। यानी जब एक मोल इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक साथ लेके खड़ा होऊंगा ना मेरे हाथ में, उनका क्यूमुलेटिव चार्ज होगा, एक साथ इकट्ठा चार्ज होगा, वो 1 फैराडे के बराबर होता है। और 947 या 476 समथिंग, 96500 कूलाम हम राउंड ऑफ। कूलाम जो होती है वो ऐसा ही यूनिट है चार्ज की, फैराडे नहीं है। यानी ये समझ लो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जितना सिग्निफिकेंट होता है, हम उसको एक यूनिट कहते हैं जो कि कहते हैं 1 फैराडे। एक चीज तो, दूसरी चीज बिल्कुल
और मोल का सिंबल क्या होता है? जैसे मैंने अगर 1 मीटर डिस्टेंस ली है ना, तो मैं उसे 1 मीटर हर बार नहीं लिखूंगा, मैं उसे सिंपल 1 m लिख दूंगा। 1 सेकेंड को 1s लिख दूंगा, और 1 किलोग्राम को 1 kg लिख दूंगा, 1 ग्राम को 1 ग्राम लिख दूंगा। ये सिंबल है, पर्टिकुलर यूनिट का सिंबल है। मीटर का सिंबल m है, सेकंड का s है, किलोग्राम का kg और ग्राम्स का g। वैसे ही मोल का जो सिंबल होता है ना, आप लोग अच्छी तरह याद रखिएगा, वो होता है MOL, सिंबल ऑफ मोल। आपको बहुत सी जगह ऐसा हो सकता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि टाइपिक मिस्टेक हो गई या ई खा गए टाइप करने में, ऐसा नहीं हुआ है। सिंबल सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 1 मीटर ऑफ, तो ये 1 मीटर ऑफ रोड जो है, इसमें m के आगे ETER जो है वो टाइपिस्ट खाया नहीं है, सिंबल लगाया 1m। सेम उसी तरह यहाँ पर e जो है वो खाया नहीं गया, सिंबल लगाया MOL। दिस वॉज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी को भी मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग इतना सब कुछ समझ पा रहे हैं तो आप इससे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, और वही इस चीज़ का सोल मोटिव था। ये एक वो स्टेप है जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, पर यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन इससे निकल के नहीं आते। पर हाँ, इस कंसेप्ट का यूज जो है वो हर कंसेप्ट के अंदर होगा साथ साथ। मोल कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से आप लोग ये जो चीज़ है जो अपन ने सबसे पहले पढ़ी, इस चीज इस डायग्राम को जो भी मैंने बोर्ड पे बना रखा है, आई 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 आस्क यू ऑल टू लर्न दिस, रिमेंबर दिस, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कंसेप्ट अपने आप में कोई बहुत एडवांटेज नहीं रखता, बट बाकी सबके साथ इतना जुड़ा हुआ है कि इसका एडवांटेज है, ठीक है ना? तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते, बाय बाय।